हेलो एवरीवन, दिस इज आयत फातिमा। वेलकम बैक टू लर्निंग आर्काइव। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914। जो फर्स्ट वॉर थी, इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया एक तरफ और जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की ऑन द अदर साइड। इंडिया जो था इन सब में इन्वॉल्व नहीं था। इट वाज नॉट फाइटिंग इन द वर्ल्ड वॉर वन, बट ब्रिटेन वाज फाइटिंग इन वर्ल्ड वॉर वन और इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी बैक देन। दस इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था वर्ल्ड वॉर वन में, इट वाज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। वन ऑन इंडिया। ब्रिटेन वॉज फाइटिंग इन वर्ल्ड वॉर वन और ब्रिटेन का जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर था, जैसे आर्मी की मेंटेनेंस की कॉस्ट, ये सब फंड किया जाता था बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन इंडियंस। इसी के लिए कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया और इंटरम इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। 1930 और 1918 के बीच में चीज़ों के प्राइसेस डबल हो गए थे और जो गांव के लोग थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट करा जाने लगा था। 1918 और 1919 के बीच में और 1920 और 1921 के बीच में इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में क्रॉप फेल हुई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की काफ़ी शॉर्टेज हो गई। इसी के साथ साथ इसी टाइम पीरियड में इन्फ्लुएंजा डिजीज इंडिया में काफ़ी रैपिडली फैली। एक सेंसस के हिसाब से 12 टू 13 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। एपिडेमिक हियर इज द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह एक ऐसी टाइप की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है विच इज डन विदाउट यूजिंग वायलेंस। इसको हम एक फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए इन 1915। इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने इंडिया के काफी सारे पार्ट्स में सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया। ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण बिहार में ऑर्गेनाइज करवाया इन 1917। जो चंपारण के पीजेंट्स थे उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती इंडिगो की क्रॉपिंग करवाती थी। और इंडिगो जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो डाइज में यूज होता है। इंडिगो ग्रो करने के बाद लैंड बिकम अनफिट फॉर मोर कल्टिवेशन। तो जो फार्मर्स थे वो इंडिगो की क्रॉपिंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि इंडिगो की प्लांटेशन के बाद लैंड इज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन एनीमोर। और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको काफी लेस पे करती थी। तो गांधी जी ने फार्मर्स को मोटिवेट किया टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम और इसी के लिए उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया इन चंपारण। इन खेड़ा, गुजरात। जो फार्मर्स थे खेड़ा के, दे वर वेरी वर्स्ट अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर्स एंड द प्लेग एपिडेमिक। इसकी वजह से पीजेंट्स के पास उतना सेल नहीं हुआ और वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे अपने लैंडलॉर्ड्स को। तो गांधी जी ने इन पीजेंट्स को मोटिवेट किया टू फाइट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स और वो टू आस्क देयर लैंडलॉर्ड्स फॉर रिलैक्सेशन। इन अहमदाबाद 1918। जो अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको काफी कम पे किया जाता था। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वर्कर्स ने डिमांड की हायर वेजेस। इसी के लिए गांधी जी ने अपना थर्ड सत्याग्रह लॉन्च किया इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स एंड डिमांडेड टू इंक्रीज देयर वेजेस। 1919 रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ। इट वाज पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिस्पाइट द फैक्ट कि जो इंडियन मेंबर्स थे वो इस एक्ट को बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे। ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर दे देता है टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। रॉलेट एक्ट कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा होगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, दैट इज इम्प्रिजन कर लिया जाएगा फॉर 2 years विदाउट एनी फेयर ट्रायल इन द कोर्ट। सत्याग्रह। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया गया। दिस स्टार्टेड ऑन 6 अप्रैल विद अ हड़ताल। काफी सारी सिटीज में रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। ब्रिटिशर्स को डर लगा कि वर्कर्स की स्ट्राइक की वजह से कम्युनिकेशन लाइन डिसरप्ट हो जाएंगी, तो इसलिए दे यूज डिप्रेशन ऑन द इंडियन नेशनलिस्ट्स। लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा लिया गया। गांधी जी को दिल्ली जाने से मना कर दिया गया और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर ओपन फायर कर दिया गया, जिसकी वजह से पब्लिक में काफी ज्यादा आउटरीच क्रिएट हो गया था। एट द एंड ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज किया। रॉलेट सत्याग्रह के बाद ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ सारी पावर गवर्नमेंट की मिलिट्री को दे देता है। एट दैट टाइम मिलिट्री जनरल डायर के अंडर थी। जलियांवाला बाग मैसाकर। जलियांवाला बाग मैसाकर 13 अप्रैल 1919 में हुआ। काफी सारे जो लोग थे दे वेंट टू जलियांवाला बाग टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। कुछ लोग वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन पीपल को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज हुआ है। जनरल डायर जलियांवाला बाग में एंटर करते हैं एंड ही ब्लॉक द ओनली एग्जिट। और उसके बाद वो सिटीजन्स पे ओपन फायर कर देते हैं एंड thus he killed hundreds of people there। जलियांवाला बाग मैसाकर। लोग जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया गया और गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। लोगों को फोर्स किया गया टू रब देयर नोजेस और ग्राउंड, टू क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स और ब्रिटिश सोल्जर्स को सैल्यूट करने के लिए लोगों को फोर्स किया गया। कोई भी इंसान जो इस सब को अपोज करता था ही वाज बीटन ब्रूटली।
इतना वायलेंस देख के महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया। ही एंडेड द रॉलेट सत्याग्रह। इशू वर्ल्ड वॉर वन में टर्की की डिफीट हुई और जो टर्की का एम्परर था उस टाइम पे ही वाज द कैलिफेट ऑफ मुस्लिम। एक ऐसी र्यूमर फैल गई कि एक काफी ज्यादा हार्श पीस ट्रीटी इंपोज हो रही है ऑन द कैलिफेट। तो कैलिफेट की पावर्स को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी सेटअप की गई इन बॉम्बे 1919 में। खिलाफत कमेटीज को अली ब्रदर्स ने सेटअप किया। अली ब्रदर्स आर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। था कि इंडिया को फ्रीडम सिर्फ लार्ज स्केल मूवमेंट से ही मिल सकती है और लार्ज स्केल मूवमेंट तभी पॉसिबल होगा अगर हिंदूज और मुस्लिम्स यूनाइट हो जाएंगे। हिंदूज और मुस्लिम उस टाइम एक कॉमन एनिमी से लड़ रहे थे, दैट इज ब्रिटिशर्स। जो हिंदूज थे दे वर डिमांडिंग स्वराज, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो मुस्लिम्स थे दे वर वर्किंग अगेंस्ट द खिलाफत इशू, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे कॉमन एनिमी है, एक कॉमन डिनोमिनेटर है, दैट इज द ब्रिटिशर्स। तो कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने लीडर्स को कन्विंस किया टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वुड बी इन फेवर ऑफ बोथ खिलाफत इशू एंड स्वराज। गांधी जी ने 1919 में एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। अपनी हिंद स्वराज बुक में उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इसलिए एस्टैब्लिश हुआ क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट किया और ये ब्रिटिश ट्रेड इंडिया में इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि इंडिया उसके साथ कंटिन्यूसली कोऑपरेशन दिखा रहा है। अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश ट्रेड विल फॉल इन एन ईयर और इंडिया के पास स्वराज दैट इज इंडिपेंडेंस आ जाएगी। गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड बी अनफोल्ड इन स्टेजेस। कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने कहा सबसे पहले जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी इंसान को टाइटल्स अवार्ड किए उनको सरेंडर कर दो। आर्मी, कोर्ट्स, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दो। अगर ब्रिटिशर्स रिप्रेशन यूज करेंगे तो लोगों को कहा कि एक फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कांग्रेस मेंबर्स इसको अपोज कर रहे थे क्योंकि नवंबर 1920 में काउंसिल इलेक्शंस होनी थी और कुछ कांग्रेस लीडर्स का मानना था कि अगर वो इलेक्शंस में इलेक्ट हो जाएंगे तो वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज कर सकते हैं वाइल स्टेइंग इन दी असेंबली। तो उसके बाद नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस करनी छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस को थ्रू आउट द नेशन बॉयकॉट कर दिया एक्सेप्ट इन मद्रास। फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया और लोग खादी के कपड़े पहनने स्टार्ट हो गए। खादी इज द इंडिया का इंडिजिनियस क्लॉथ फैब्रिक। लिकर शॉप को पिक कर दिया गया, फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया गया। इसका ये इफेक्ट रहा कि जो फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट था इट हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। मूवमेंट इवेंचुअली बहुत स्लो डाउन हो गई और ये स्लो डाउन क्यों हुई क्योंकि जो खादी क्लॉथ था इट वाज वेरी एक्सपेंसिव और जो पुअर पीपल थे वो इतना एक्सपेंसिव क्लॉथ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सो दे वेंट बैक टू बाइंग फॉरेन क्लॉथ्स। स्टूडेंट्स को वापस ज्वाइन करने पड़े अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिकॉज उस टाइम कोई भी इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कंट्री साइड पे क्या इफेक्ट रहा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्मर्स ऑफ अवध। अवध में पीजेंट्स को लीड किया बाबा रामचंद्रा ने जो एक सन्यासी थे। यहाँ की जो मूवमेंट थी इट वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तुलकदार्स। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट्स पे बहुत हाई रेंट इम्पोज करते थे और पीजेंट्स से बेगार करवाते थे। बेगार इज अ बॉन्डेड लेबर जहाँ पे पीजेंट से काम तो करवाया जाता था लेकिन उनको पे नहीं किया जाता था। पीजेंट्स की तीन डिमांड थी। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। सेकंड, एबॉलिशमेंट ऑफ बेगार। और थर्ड, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। इसी के लिए काफी सारी जगहों पे नाय धोबी बंद्स को ऑर्गेनाइज किया गया। नाय धोबी बंद्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स को बेसिक सर्विसेज देने से मना करते थे लाइक दैट ऑफ अ बार्बर एंड दैट ऑफ अ वॉशरमैन। अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रा ने अवध किसान सभा क्रिएट की। एक महीने के अंदर अंदर इस सभा की 300 ब्रांचेस अलग अलग विलेजेस में फैल गई। लेकिन ये जो मूवमेंट था फार्मर्स का इट ग्रेजुअली टर्न्ड वायलेंट। पीजेंट्स ने बाजार्स को लूट लिया एंड दे टुक ओवर द ग्रेन होर्डर्स। काफी सारी जगहों पे लोकल लीडर्स ने पीजेंट्स को कहा कि गांधी जी ने बोले कि लैंड को पीजेंट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन ये सच नहीं था। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स के ट्राइबल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया। दे वर नॉट अलाउड टू गेज देयर कैटल्स और टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ट्राइबल्स का मानना था कि उनका बर्थ राइट है टू एंटर द फॉरेस्ट। सो अलोरी सीताराम राजू की लीडरशिप में दे स्टार्टेड द गोरिल्ला मूवमेंट। अलोरी सीताराम राजू जो थे ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर जो क्लेम करते थे कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड ही कैन इवन सर्वाइव बुलेट्स। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय गांधी जी लेकिन वो नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंडिया फ्री हो सकता है बाय यूजिंग ओनली फोर्स।
सो ट्राइबल्स के साथ ही अटैक पुलिस स्टेशंस और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया था। इन द एंड इन 1924 ही वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। प्लांटेशन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में पास किया गया था। इस एक्ट के अंडर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपना टी गार्डन छोड़ के नहीं जा सकते थे एक्सेप्ट गिवन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जब इन वर्कर्स को पता चला कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करवा रहे हैं, सो दे डिसाइडेड टू लीव देयर गार्डन्स एंड गो बैक होम। लेकिन अभी इन्होंने आधा ही रास्ता कवर किया किया था। दे वर मेट बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड दे वर बीटन ब्रूचली। ऑफ 1922 गोरखपुर में लोग एक पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, लेकिन उनकी पुलिस के साथ लड़ाई हो गई। गुस्से में आके लोगों ने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी एंड 23 पुलिस ऑफिसर्स वर किल्ड। इसकी वजह से जो बहुत ज्यादा वायलेंस इंक्रीज होने लगा और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को कॉल ऑफ कर दिया। चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी को ऐसा लगा कि सत्याग्रही को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा बिफोर एनी बिग मूवमेंट। लेकिन कुछ लीडर्स कांग्रेस के काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दे बिलीव कि अगर वो काउंसिल इलेक्शन में इलेक्ट हो जाएंगे सो दे वुड बी एबल टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन द असेंबली। इसी के लिए सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने स्वराज पार्टी फॉर्म की टू सपोर्ट दिस नोशन। लेकिन ये स्वराज पार्टी को अपोज कर रहे थे यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। में दो फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया था। फर्स्ट वाज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड सेकंड वाज द साइमन कमीशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इकोनॉमी में एक डाउनफॉल था जो यूएस से स्टार्ट हुआ था लेकिन वो ग्लोबली फैल गया था। इंडिया पे इसका इम्पैक्ट ये रहा था। एग्रीकल्चर प्राइसेस 1926 में गिर गए एंड इट कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। एक्सपोर्ट गिरने की वजह से पीजेंट्स अपना गुड्स बेच नहीं पा रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना और उसमें चेंजेस सजेस्ट करना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। साइमन कमीशन का एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, वहाँ के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया इन 1928, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। इतना पॉपुलर अनरेस्ट देख के लॉर्ड इरविन ने दो ऑफर्स दिए। पहला ऑफर था डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने इंडियंस को कहा कि इंडियंस कैन रूल देमसेल्फ लेकिन दे विल स्टिल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। और दूसरा ऑफर था अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए। कांग्रेस ने ये दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया गया और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की और कहा कि जनवरी 26, 1930 में थ्रू आउट द नेशन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। शॉर्ट मार्च 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स प्रेजेंट की। इसमें से कुछ डिमांड्स सॉल्ट टैक्स के रिगार्डिंग भी थी और गांधी जी ने ये स्टेट किया कि अगर ये डिमांड्स 11 मार्च तक फुलफिल नहीं की गई तो वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की इस बात को बहुत ज्यादा लाइटली लिया। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का डिसाइड किया, लेकिन वो मूवमेंट लॉन्च करने से पहले एक सिंबल चाहते थे जिससे वो लोगों को यूनाइट करेंगे। उन्होंने अपना सिंबल सॉल्ट चूज किया क्योंकि सॉल्ट सब लोग कंज्यूम करते हैं, वेदर रिच वेदर पुअर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी। फर्दरमोर जो सॉल्ट प्रोड्यूस करने की मोनोपोली थी वो भी ब्रिटिशर्स के पास थी। Accompanied by 78 of his trusted followers, महात्मा गांधी ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। उनकी जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम साबरमती आश्रम और उनकी डेस्टिनेशन थी डांडी, गुजरात। साबरमती आश्रम और डांडी के बीच का डिस्टेंस था 240 माइल्स। उन्होंने अपनी जर्नी 24 डेज में कंप्लीट की। ही ट्रेवल 10 माइल्स पर डे। 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे। देयर ही वायलेटेड सॉल्ट लॉ बाय प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इलीगली और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दिया, लिकर शॉप्स को पिक कर दिया गया। पीजेंट्स ने मना कर दिया कि वो लैंडलॉर्ड्स को रेवेन्यू नहीं पे करेंगे और ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया। गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज को अटैक किया। विमेन और चिल्ड्रन को बुरी तरह मारा गया। अराउंड 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया। इतना इंक्रीजिंग वायलेंस देख के गांधी जी ने सोचा कि ये मूवमेंट कॉल ऑफ करनी पड़ेगी। ऑन मार्च 5, 1931 गांधी जी और लॉर्ड इरविन ने एक पैक्ट साइन किया ऑन 5 मार्च 1931।
इसमें गांधी जी ने एग्री किया कि वो लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। इन रिटर्न लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया कि जितने भी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया है उनको रिलीज कर दिया जाएगा। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, लेकिन वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि वहां पे उनकी बात नहीं सुनी गई। फर्दर मोर जब वो इंडिया वापस आए, उन्होंने देखा कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया है उनको फ्री नहीं किया है, और लीडर्स लाइक अब्दुल गफार और जवाहरलाल नेहरू भी हैव बीन अरेस्टेड, और साथ साथ कांग्रेस कमेटी को डिसबैंड कर दिया गया। गांधी जी को इस सबसे बहुत बिट्रे फील हुआ, इसलिए दे डिसाइडेड टू रीलॉन्च द मूवमेंट। एक साल तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अच्छे से चली, लेकिन बाय 1934 उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। फ्रेंड्स सॉ दिस मूवमेंट। रिच पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे व्यू किया? रिच पीजेंट्स कमर्शियल क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इनकी इनकम गिर गई थी और ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि रेवेन्यू को रिमूव कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया, और दे बिकेम द मेंबर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनके लिए स्वराज का मतलब था हाई रेवेन्यू से फाइट करना। ये बहुत डिसअपॉइंटेड हुए जब 1930 में मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था विदाउट द रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू। सो जब मूवमेंट को 1934 में रीलॉन्च किया गया, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जो स्मॉल पीजेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड्स के लैंड को कल्टीवेट करते थे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में इनकी इनकम्स गिर गई, एंड दे इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम टू पे टैक्सेस। ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड इनसे टैक्स ना ले, लेकिन कांग्रेस डिडंट सपोर्टेड देम इन फेयर ऑफ अपसेटिंग द लैंडलॉर्ड्स। बिजनेस क्लास फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट के अगेंस्ट थी। अपना बिजनेस इंटरेस्ट बचाने के लिए इन्होंने दो कमिटी सेटअप की। 1920 में इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को सेटअप किया, और 1927 में इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को सेटअप किया। इनको पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लीड कर रहे थे। इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने सीडीएम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी। अब इन्होंने अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, और फॉरेन ट्रेड को बंद कर दिया गया। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हुई, तो इन्होंने नेक्स्ट टाइम जब मूवमेंट रीलॉन्च हुई तो मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। क्लास इंडस्ट्रियल क्लास ने सिर्फ नागपुर रीजन में ही पार्टिसिपेट किया था इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च के टाइम पे thousands of women अपने घर से बाहर आई to listen to गांधी जी. They participated in protests, they manufactured salt illegally, and they even picked foreign clothes and liquor shop. काफी सारी women revolutionary activities करते करते जेल भी गई थी। काफी देर तक कांग्रेस ने दलित्स की डिमांड्स को इग्नोर किया फॉर द फेयर ऑफ ऑफेंडिंग द हाई क्लास हिंदू। लेकिन गांधी जी का मानना था कि इंडिया तब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। गांधी जी अनटचेबल्स को हरिजन्स बोलते थे। दलित्स के फेवर में बी आर अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फाउंड की, एंड उन्होंने गांधी जी से डिमांड किया कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। गांधी जी ने सोचा कि वो पूरे नेशन को यूनाइट करने का ट्राई कर रहे हैं, और दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब है कि नेशन यूनाइट नहीं हो रहा है, इट इज ब्रेकिंग इनटू फ्रैगमेंट्स। सो काफी ज्यादा डेलिब्रेशन के बाद गांधी जी और बी आर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया ऑन सितंबर 1932। पूना पैक्ट डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट्स देता है इन लेजिस्लेटिव असेंबली, बट दे वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द जनरल इलेक्टोरेट। डिप्रेस्ड क्लास को आजकल हम शेड्यूल क्लास बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट्स। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स को कांग्रेस से काफी ज्यादा आइसोलेटेड फील होने लगा। 1920s में कांग्रेस हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ ज्यादा क्लोजली काम करने लगी, लाइक हिंदू महासभा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, लेकिन उनकी ये डिमांड रिजेक्ट हो गई। वो उन्होंने कहा कि वो अपनी इस डिमांड को गिव अप कर देंगे अगर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दी जाएंगी इन सेंट्रल असेंबली, और उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसेस। लेकिन उनकी इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। बिलोंगिंग, लोगों के मन में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग जगाई गई थ्रू वेरियस स्टेप। फर्स्ट वाज द एलिजरी ऑफ नेशन। भारत माता जो थी, शी बिकेम द एलिजरी ऑफ इंडिया। इनकी फर्स्ट इमेज क्रिएट की बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और पेंट किया इस इमेज को रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता को अपनी इमेज में काफी काम, कंपोज्ड और स्पिरिचुअल दिखाया गया। फोकलोर, फोक डांसेस, स्टोरीज के थ्रू नेशनल आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया। गांधी जी ने नेशनल फ्लैग डिजाइन किया, जिसने लोगों के मन में एक नेशनलिस्ट फीलिंग जगाई। 1870 में नेशनल सॉन्ग कंपोज किया गया,
बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने विच इज वंदे मातरम, जिसको एज अ हाइम फॉर द नेशन के रूप में देखा गया। इज अबिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता की फर्स्ट इमेज को पेंट किया, एंड दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। इसमें हम देख सकते हैं कि शी इज ड्रेप्ड इन एन ऑरेंज साड़ी एंड शी इज depicted calm, composed and spiritual. She is holding a rosary in one hand which depicts her spirituality. इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 खत्म होता है। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक क्विज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज अटेम्प्ट द क्विज एंड प्लीज टेक द नोट्स। थैंक यू।